सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा आज शाम करीब 4 बजे ईडी के दिल्ली के दफ्तर पहुंचेंगे। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिली हुई है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिली हुई है और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा आज शाम करीब 4 बजे ईडी के दिल्ली के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी हुई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार के दौरान हुई कर्ज माफी में गड़बड़ी करने वाले सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। आरोप है कि राज्य के हजारों कर्मचारियों ने किसानों की आड़ में अपने कर्ज माफ करवा लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर गहलोत सरकार ने जांच कराकर आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। 4 संभालते ये शिकायतें आई थी और उनकी जांच करा रहे हैं। जो शिकायत दी थी वो करीब सही पाई जाने की आसार लग रहे हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी में हो रही देरी पर गहलोत सरकार को घेर लिया। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बने 55 दिन से अधिक हो चुके हैं और सरकार है कि कर्ज माफी के नाम पे झुंझुना बजाई जा रही है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 7 फरवरी से किसानों की कर्ज माफी शुरू करने का फैसला लिया, जिसके तहत प्रदेश भर में कर्ज माफी कैंप लगाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले गहलोत सरकार ने पिछली सरकार के दौरान कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया। पिछली वसुंधरा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का 50,000 का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था। तब पूर्व सरकार ने तय किया था कि जिन सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और विधायकों ने फसल के नाम पर कर्ज लिया था वो माफ नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि 14,500 सरकारी कर्मचारियों ने अपने लोन माफ करवा लिए, जिनसे अब कांग्रेस सरकार लोन की रकम वसूल करने की तैयारी में। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस वाले कुछ लड़कों को पकड़कर भरे बाजार में उनका जुलूस निकालने लगे। बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वहां आपराधिक रिकॉर्ड वाले लड़कों पर सख्ती बरती और बीच बाजार उनका जुलूस निकाल दिया। इसके बाद सभी लड़कों से उनके कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई गई। पुलिस की सख्ती यही नहीं रुकी। इसके बाद सभी बदमाश लड़कों को सड़क के बीच खड़ा करवाकर उनसे एक दूसरे को थप्पड़ मरवाए गए। वहीं पुलिस ने बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक इतिहास वाले लड़कों पर सख्ती बरतने की बात कही। चाकूबाजी और जो गुंडागर्दी संबंधी अपराध हैं उनके अपराधी हैं। मेरे ख्याल से 6 अपराधियों को जो है पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस अभी ये कार्रवाई लगातार जारी है और भी लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद सभी लड़कों को एक एक कर गाड़ी में बिठाया गया और फिर उन्हें थाने भेज दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतना में 4 साल की एक बच्ची के रेप के दोषी एक टीचर को फांसी की सजा सुनाई है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक सतना की कोर्ट ने रेप के दोषी टीचर को 2 मार्च को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। रेप के इस मामले में सिर्फ 7 महीने बाद ही दोषी को पहले लोअर कोर्ट और अब हाई कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। 4 साल की बच्ची के रेप का यह मामला 30 जून 2018 का है, जब टीचर महेंद्र सिंह गौड़ ने उस बच्ची को अगवा करने के बाद उसका रेप किया था और उसको मरा हुआ समझकर जंगल में फेंककर भाग गया। लेकिन बच्ची के घर वालों ने उसे जख्मी हालत में ढूंढ निकाला, जिसके बाद दिल्ली में भी उसका इलाज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने रेप के आरोप में टीचर महेंद्र सिंह गौड़ को गिरफ्तार कर लिया और 47 दिन तक चली सुनवाई के बाद सतना की कोर्ट ने महेंद्र को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी टीचर को फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। रेप का दोषी टीचर अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अगर उसे वहां से भी राहत नहीं मिली तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 मार्च को उसे फांसी दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मनोज शर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। News 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद सहकारी बैंकों में करीब 3,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। असल में मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद राज्य की हर एक ग्राम सभा में कर्जदार किसानों की लिस्ट लगाई गई है, लेकिन कई किसानों का दावा है कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया, लेकिन तब भी उनके नाम कर्जदार किसानों की लिस्ट में शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए
से बैंकों का कर्ज लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा आखिर किसकी जेब में गया। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, भिंड और सतना में कर्ज के नाम पर सबसे बड़े धोखे का खेल उन किसानों के साथ हुआ जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। प्रशासन का दावा है कि किसानों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो किसान पढ़ना लिखना नहीं जानते उनकी मजबूरी है कि वो मामले की शिकायत भी नहीं करवा पा रहे हैं। इस घोटाले की आंच शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल तक पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे किसानों के नाम पर भी लाखों रुपए बैंकों से लिए गए जिनकी मौत करीब 25 साल पहले हो चुकी है। 2008 में जब कर्ज माफी का ऐलान हुआ था तब भी होशंगाबाद और हरदा की सहकारी समिति में 12 करोड़ का घोटाला सामने आया था। आरोपियों के खिलाफ 2011 में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 26 लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन बीते 8 साल से उस घोटाले की जांच की रफ्तार धीमी चल रही है। 150 किसान ऐसे होंगे जिसकी मृत्यु हो चुकी है और कर्ज बना हुआ है सूची में देखा जाए। अगर पंचायत में सब सूची अगर चस्पा न होती तो हम लोगों को कैसे पता चलता कि कुछ नहीं जान पाते हम। ये तो और तो ये भी हमको सुनने को मिला है कि सब 60 गांठ सब मैनेज हो जाएगा। 2014 में पिताजी के नाम से 9,100 कुछ रुपए का कर्ज लिया गया, वो भी खाद और गेहूं लिया गया था, जिसका कर्ज मैंने चुका दिया है। लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत में कर्ज माफ़ी की सूची वहाँ लगी हुई है, उसमें जो है 44,104 रुपये 29 पैसे का कर्ज उनके नाम में फर्जी रूप से लिखा हुआ है। बड़ी माँ की मेरी डेथ 31/12/2002 में हो गई है और उनके नाम पे कर्ज आया है। अब आप बताइए कि जब वहाँ से जो कर्ज आया है तो कितने साल हो गए कि वहाँ से माता राम यहाँ कर्ज लेने के लिए आ गई का, जबकि उनके जीवन में कभी भी उन्होंने कर्ज नहीं लिया। लाने का कोई कर्ज लिया ही नहीं, शायद जमीन ही नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास, मकान भी नहीं है। मामा जी मकान में रह रहे हैं। तो कैसे होगा खा पता है भैया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने इतने बड़े घोटाले पर हैरानी जताई और किसानों को न्याय का भरोसा देते हुए मामले में जल्द ही कड़ी कार्रवाई की बात कही। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं जो फर्जी कर्जा कोऑपरेटिव बैंक्स ने दिया हुआ है। मुझे 4 अलग अलग जिलों से लोग मिले जहां फर्जी कर्जा, उन्होंने कहा हमने कभी कर्जा लिया नहीं, दूसरे ने कहा कि हमने पटा दिया और हमारा नाम सूची में आया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो मानता हूं कि इसमें कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी जो ऋण हैं सामने आएंगे। तो कर्जा माफ की इस योजना से एक और बात जो सामने आई है, एक और घोटाला जो उजागर हुआ है, इसमें पूरी जांच हो रही है। सबको हमने कहा है कि वो एफआईआर लॉन्च करें बैंक अधिकारियों के खिलाफ, और ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का घोटाला सामने आएगा। हालांकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को नसीहत दी कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करें और घोटाले में अगर कोई शामिल है तो उसे जेल में डालें। इधर उधर की बातें मत करो भैया, जो है पकड़ो जेल में डालो। इस तरह की घटनाएं आज नहीं अनादिकाल से पुरानी सरकारों में भी कई बार होती थी, लोग पकड़े जाते थे। लेकिन 80 लाख किसानों का कर्ज माफ करो, उनके खाते में 2-2 लाख रुपया डालो। जिनने पहले भर दिया है 31 मार्च के बाद उनके खाते में भी 2-2 लाख रुपए के डालो। ये नीले पीले गुलाबी फॉर्म मत भरवाओ, टाइम जाया मत करो। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने भी घोटाले में आरोपों को गलत बताया और कांग्रेस से मामले की सीबीआई जांच की मांग की। शिवराज जी जो है वो राज्य के प्रमुख थे, और कौन सा ऐसा कारण था और कौन सा ऐसा जिसमें शिवराज जी या फिर हम सभी लोग या कुछ भी छोटी छोटी सी समितियों के उसमें शामिल होने की बात कर सकते या फिर उसमें कार्रवाई न करने की बात कर सकते हैं। हमने उनसे कहा नहीं कि आप जांच करवाएं, इसके पीछे जाएं, नहीं हो तो फिर आप यदि वो कहेंगे तो हम सीबीआई से जांच करवा देंगे। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बहाने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की साजिश रची है। हालांकि अब तक उसकी हर कोशिश सुरक्षा बल के जवान नाकाम करते आए।
लेकिन हाफिज सईद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नई साजिश के तहत उसने पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों में पोस्टर लगवाए हैं, जिनमें एक तरफ वो खुद है जबकि दूसरी तरफ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर लगी है। खबर है कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे के बहाने हाफिज सईद न केवल रैलियां कर रहा है बल्कि लोगों को भड़काने में भी जुटा है। इसका लक्ष्य कश्मीर के लोगों के साथ कोई हित वाला कार्य करने का नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य है, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य है कश्मीर को जलाए रखना और भारत को अस्थिर रखना। तो इसी प्रक्रिया में हाफिज सईद पाकिस्तानी एजेंसी का जो कार्य है, जो आतंक को पराजित करने का कार्य है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद की साजिश में पाकिस्तान की सेना भी शामिल है, क्योंकि पीओके के कोटली में पाकिस्तानी सेना का कैंप है, जहां सबसे ज्यादा लश्कर तैयबा के आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दीपक बिष्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने 3 कंटेनरों में रखी गई करीब 600 किलो ड्रग की खेप जब्त की है। ड्रग की यह खेप इथियोपिया से लाई गई थी। ड्रग्स तस्करी के आरोप में कस्टम विभाग ने सोमालिया के 2 नागरिकों समेत 3 को गिरफ्तार किया है। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, यकीनन कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी है, किस तरह से इसकी सप्लाई की जा रही थी, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट के माध्यम से, खासतौर से एयरवेज के माध्यम से ये ड्रग्स को जो है दिल्ली में लाया गया था और ये पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है। और इसे बताया जा रहा है कि इथियोपिया से लाया गया था और इसमें सोमालियाई 2 नागरिक जो थे वो काफी समय से इसको वॉच कर रहे थे। लेकिन ये कंटेनर जो है 3 कंटेनर में ये 600 किलो की ड्रग्स यहाँ पर पकड़ी गई थी, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में कही जाएगी। और कस्टम विभाग का कहना है कि सबसे बड़ी रिकवरी उन्होंने की है और हालांकि 3 लोगों को इसमें पकड़ा है, लेकिन अभी और कई सारे इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों, क्योंकि अभी तक इसकी तादाद जो है और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इन लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन कस्टम विभाग का कहना है कि इसकी जो कीमत आकी गई है अभी 12 करोड़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई चीजों में होता है, लेकिन ड्रग्स के नाम पर, क्योंकि खासतौर से आईजीआई एयरपोर्ट पर रोजाना जो है नारकोटिक्स विभाग और कस्टम जो है लगातार ड्रग्स को बरामद कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल एक बार फिर पैदा होता है कि राजधानी दिल्ली जो है ड्रग्स को लेकर काफी यहाँ पर जो सप्लायर्स हैं, स्मगलर्स हैं, वो सप्लायर जो है यहाँ पर लगातार ड्रग्स की खेप को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। कर्नाटक के मैसूरू में एक कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हो रही पूजा के दौरान कई गुब्बारों में अचानक धमाका हो गया। इस हादसे के वक्त वहां एक मठ के मुख्य पुजारी भी मौजूद थे, जिनके पास कई लोग नाइट्रोजन गैस से भरे गुब्बारे लेकर खड़े थे, जिनमें अचानक धमाका हो गया। ये सभी लोग वहां अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होने से पहले की जा रही पूजा देख रहे थे। उस वक्त मैसूरू के सुत्तुरु मठ के मुख्य पुजारी भी वहां खड़े थे। तभी नाइट्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में अचानक विस्फोट हो गया। गुब्बारों में धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन मुख्य पुजारी को घेर लिया। धमाके के बाद कुछ गुब्बारे जमीन पर जलते नजर आए। पूजा के दौरान हुए धमाके में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल भेजा गया। महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे का पिछले 7 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे से चली लंबी बातचीत के बाद उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद अन्ना हजारे अनशन खत्म करने के लिए मान गए और एक महिला ने उन्हें पानी पिलाकर इस अनशन को खत्म करवाया। इस दौरान अन्ना के साथ मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री सुभाष भामरे भी मौजूद थे। शासनाने असं आश्वासन दिलंय, त्यामुळं मी जो निर्णय घेतला होता निरोप घ्यायचा तो मी थांबवला। हालांकि इस बीच लोकायुक्त से जुड़े अनशन का 8 साल पुराना दर्द भी बाहर आ गया। खरं शेतकऱ्यांच्या मागण्या लोकपाल लोकायुक्त जसं दिल्लीमध्ये बसलो होतो ह्याच मागण्यासाठी 8 वर्ष झाले। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर लोकपाल सर्च कमेटी 13 फरवरी को बैठक करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये भी बताया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है, जो एक विधेयक तैयार करेगी, जिसे अलग सत्र में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिया कि लोकायुक्त कानून से देश को नया रास्ता मिलेगा और छोटे इलाके में भ्रष्टाचार रुकेगा। अण्णांच्या स्वप्नातला लोकायुक्ताचा कायदा
हा या ठिकाणी नव्याने तयार करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने निश्चितपणे घेतलेला आहे। इससे पहले अन्ना का अनशन खत्म करने की कोशिश में केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरे ने भी अन्ना से मुलाकात की, लेकिन उनकी बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद शिवसेना अन्ना के समर्थन में उतर आई और महाराष्ट्र सरकार को घेरने में देर नहीं की। सरकार चाहती है कि अन्ना का आंदोलन अन्ना के साथ खत्म हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री से अन्ना की चर्चा के बाद अनशन का समाधान निकल आया। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसलों का समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अन्ना के सुझाए लोगों को सदस्य बनाने का भरोसा दिया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ममता सरकार पर जमकर गरजे। पुरुलिया में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने की वजह से योगी का हेलीकॉप्टर झारखंड के बोकारो में उतरा, जहां से योगी की गाड़ियों का काफिला सड़क के रास्ते पुरुलिया पहुंचा, जिसके बाद योगी ने आक्रामक अंदाज में चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी ने अपनी रैली में ममता सरकार को आड़े हाथ लिया और टीएमसी पर पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने मुहर्रम के कार्यक्रमों को अनुमति दी थी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कारण दिया था। तो संवैधानिक कार्य करने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, योगी ने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात पर भी ममता सरकार की घेराबंदी की। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना में क्यों बैठी थी? इससे पहले हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से योगी ने पश्चिम बंगाल में फोन के माध्यम से 2 रैलियों को संबोधित किया था। योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल दौरे पर विपक्ष ने एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे रहीं और उन्होंने योगी को पश्चिम बंगाल की जगह यूपी पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। वहीं एसपी के बेबाक नेता आजम खान ने भी योगी के पश्चिम बंगाल दौरे पर चुटकी ली। उन्हें जाना चाहिए, वो जहां जाएंगे वहां हरा कर आएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। विरोधियों के इन हमलों का योगी ने पुरुलिया की रैली से मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती